हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक आपका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि क्या है, हमारा इमरजेंसी प्रोविजन है, यानी आपातकालीन प्रावधान। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसे हम लोग किस मतलब संविधान के किस भाग में पढ़ने वाले हैं। तो आपके संविधान के भाग यानी पार्ट 18 में हम लोग क्या करेंगे, इस इमरजेंसी प्रोविजन को पढ़ेंगे। हमारा आर्टिकल्स कौन सा होगा, अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं यानी हमारा आर्टिकल्स, तो वो हो जाएगा आपका आर्टिकल्स हो जाएगा आपका 352 से 360 तक, यानी 352 से लेके 360 तक हम लोग क्या करेंगे, अपने इस इमरजेंसी प्रोविजन में सारे आर्टिकल्स को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो हमारा इमरजेंसी प्रोविजन है, आखिर इस मतलब हमारे बुक संविधान में इसका प्रावधान क्यों किया गया है। देखिए, तो ये जो आपका आपातकालीन प्रावधान है, यह केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में क्या करता है, सक्षम बनाता है। असामान्य स्थिति हमारे देश के लिए क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए युद्ध हो सकता है, यानी युद्ध हमारा जैसे पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हो सकता है, या बाह्य आक्रमण हो सकता है, जैसे चाइना ने 1962 में हमारे देश पर आक्रमण किया था। तीसरा क्या हो सकता है, आपका सशस्त्र विद्रोह हो सकता है। तो ये सभी कैसी स्थिति हो जाती है, असामान्य स्थिति हो जाती है। अब ऐसे स्थिति से आपके केंद्र सरकार को निपटने के लिए कोई एक ऐसा हमारे पास प्रोविजन होना चाहिए जिससे हम क्या करें, उस असामान्य स्थिति से क्या हो सके, प्रभावी रूप से मतलब निपटने में क्या हो जाए, सक्षम हो जाए। तो इसीलिए क्या किया गया है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यानी हम सबके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया है गया है, संविधान के भाग 18 आर्टिकल 352 से 360 में क्या कर दिया गया, आपके लिए इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बताया गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, साथ में आपको भी मेरे साथ में नोट्स बनाते हुए चलना है, और जो भी महत्वपूर्ण बातें होगी जो कि आपकी एग्जाम के लिए क्या है, अच्छा है, उसे हम लोग क्या करेंगे, लिखते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में जानते हैं कि आखिर हमारे संविधान में इसको जोड़ने का उद्देश्य क्या था, वो सारी बातें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, यहाँ पे पहले हम लोग अब थोड़ा सा इसके बारे में कुछ लिखते हैं। पहले यहाँ पे लिख लीजिए इमरजेंसी, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि अच्छा से दिखेगा। इमरजेंसी प्रोविजन यानी आपातकालीन प्रावधान। अब इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, मैम जो भी हमारा नोट्स है जो कि हमारे एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, उसे क्या करेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे और उसका नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, अब यहाँ से आपको क्या करना है, मेरे साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ताकि जब भी हमारा एग्जाम आता है प्री का, तो उस समय पे हम अच्छे से चीजों को रिवाइज कर सके। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखिएगा। अब हम लोग जानते हैं कि इन प्रावधानों को हमारे संविधान में जोड़ा क्यों गया है, तो यहाँ पे लिखिएगा, ये प्रावधान प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में क्या करता है, सक्षम बनाता है। ठीक है, निपटने में सक्षम बनाता है। ठीक है, यानी हमने क्या कहा, ये जो आपका इमरजेंसी प्रोविजन है वो क्या करता है, तो केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से, असामान्य का मतलब क्या हो गया, हमने आपको बता दिया
कि जैसे हमारा किसी देश के साथ में युद्ध हो सकता है, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में होता रहता है, ठीक है। और असामान्य स्थिति हमारे देश के लिए क्या हो सकती है, जैसे बाह्य आक्रमण हो जाता है, जैसे 1962 में चाइना ने भारत पर किया था। तीसरा क्या हो सकता है, सशस्त्र विद्रोह, यानी जो हमारे देश की सेना है वो खुद क्या करती है, हथियार उठा लेती है, तो उसे सशस्त्र विद्रोह बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन स्थितियां क्या हो जाती है, हमारे देश के लिए असामान्य स्थिति हो जाती है। तो उन असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में कौन हमारा सक्षम बनाता है, तो ये इमरजेंसी प्रोविजन। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि संविधान में इसको जोड़ने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। यानी हमने अभी तक जो भी चीजें पढ़ा है उसका हमने उद्देश्य जाना है कि आखिर इसका क्या उद्देश्य है। तो अपने इमरजेंसी प्रोविजन का भी जानते हैं। तो देखिए, संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य सबसे पहले तो हमारे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं संविधान की सुरक्षा करना है। यानी ये सारी बातें आपको समझ में आना चाहिए कि संप्रभुता का मतलब क्या होता है, एकता अखंडता का मतलब क्या होता है। मैंने प्रियम्बल में सारे शब्दों को बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा, संविधान में संविधान में इन प्रावधानों प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य उद्देश्य क्या है भाई, उद्देश्य देश की संप्रभुता और हमारी एकता, अखंडता अखंडता तथा और क्या है, तथा लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है। संविधान की सुरक्षा करना है, सुरक्षा करना है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया कि मैम आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजन को जोड़ने का क्या उद्देश्य है, यानी इसका मेन मोटिव क्या है, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि हमारे संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य आपके देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता एवं लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है, ठीक है। ये सारा क्या हो जाता है, तो उद्देश्य हो जाता है किसका, इमरजेंसी प्रोविजन को जोड़ने का हमारे संविधान में। तो इसको याद रखना है, संप्रभुता, एकता, अखंडता, आपको मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ, ठीक है। फिर लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है। ये बातें तो हमने जान लिया कि क्या क्या इसके मतलब उद्देश्य हैं और ये क्या करता है। अब हम लोग जानते हैं कि आपातकालीन स्थिति में आखिर होता क्या है, यानी जब भी हमारे देश में इमरजेंसी लगता है तो उस समय पे कैसी स्थितियां हमारे देश में बन जाती है, ठीक है। तो उसे लिखना है। तो देखिए, होता क्या है कि जब भी हमारे देश में आपातकालीन स्थिति लगता है, यानी इमरजेंसी लागू होता है, तो उस समय पे केंद्र सरकार क्या हो जाता है, सर्वशक्तिमान हो जाता है। क्यों, क्योंकि राज्य की सारी शक्तियां कहाँ चली जाती है, आपके केंद्र के पास चली जाती है। इस तरह हमारे समय बुक में क्या बोला गया है कि आपके संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना, यानी कोई भी ऑफिशियल चेंज किए बिना क्या हो जाता है, हमारी जो संघीय व्यवस्था होती है, संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है, कम से कम 2 स्तर की सरकार होना जरूरी होता है, जो कि हमारे पास है, ठीक है। 3 स्तर की, एक पंचायत भी है। तो देखो, तो हमने क्या कहा, यह संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना क्या करता है, संघीय व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था में बदल देता है। तो ये क्या हो जाता है, आपकी इमरजेंसी जब देश में लगते हैं तो उस समय पे ऐसी स्थितियां हमारे देश में बन जाती है, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको बातें बताया उसे एक बार नोट कर लेते हैं, ठीक है। कि आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्ति सर्वशक्तिमान हो जाती है।
तथा सभी राज्य सभी राज्य केंद्र के क्या हो जाते हैं, तो पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। ठीक है, केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं, नियंत्रण में आ जाते हैं, आ जाते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया कि मैम हमारे यहाँ देश में जब भी हमारे कंट्री में इमरजेंसी लगता है तो उस समय पर होता क्या है कि जो हमारी केंद्र सरकार होती है, यानी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाती है, वह क्या हो जाती है, सर्वशक्तिमान हो जाती है, यानी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। क्यों? क्योंकि राज्य की जितनी भी शक्तियां हैं वह किसके पास चली जाती है, केंद्र के पास चली जाती है। तो इसके बारे में हमारे बुक में लिखा गया है एम लक्ष्मीकांत में, यह हमारे संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना क्या करता है, संघीय व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था में बदल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, यह संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना क्या करता है, तो आपके संघीय व्यवस्था को क्या करता है, आपके एकात्मक व्यवस्था में बदल देता है। ठीक है, संशोधन किए बिना संघीय व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था में बदल देता है। ठीक है, बदल देता है। ये बात आपको समझ में आ गया मैम हमारे इमरजेंसी प्रोविजन में होता क्या है, क्या होता है कि जब भी लगता है तो केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है। सारी बातें हमने जान लिया। ठीक है, अब हमें देखना है कि इस परिप्रेक्ष्य में हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा है कि अमेरिका सहित सभी जो देश हैं यानी राज्य है वो संघीय व्यवस्था के एक कड़े स्वरूप के क्या है, उदाहरण है। वह किसी भी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, अपना स्वरूप एवं आकार नहीं बदल सकते। लेकिन जो हमारे देश की जो संघीय व्यवस्था है भारत की, वह क्या कर सकती है, परिस्थितियों के अनुसार क्या कर सकती है, अपना स्वरूप एवं आकार बदल सकती है। ठीक है, तो उसे लिखना है, अगले स्लाइड पर लिख लेते हैं। ठीक है, कि इस परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने इस परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर बी आर ओके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने संविधान सभा में कहा है कि संविधान सभा में कहा है कि अमेरिका सहित, यानी जो हमारा अमेरिका है वहां पर भी हम लोग क्या देखते हैं, संघीय व्यवस्था है, लेकिन उसका स्वरूप हमारे भारत जैसा नहीं देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वह किसी भी परिस्थिति में क्या कर सकता है, अपना आकार एवं स्वरूप नहीं बदल सकता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने संविधान सभा में कहा है कि इस परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा कि संविधान सभा में कहा है, ठीक है, कि अमेरिका सहित सभी संघीय व्यवस्था वाले देश एक कड़े या कठोर भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक कठोर संघीय व्यवस्था के उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण है। वह किसी भी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, तो अपना आकार एवं स्वरूप नहीं बदल सकते। वह किसी भी परिस्थिति में अपना आकार एवं स्वरूप नहीं बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। ठीक है,
लेकिन हम लोग भारत में क्या देखते हैं कि जो हमारी संघीय व्यवस्था है वह परिस्थिति के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार क्या हो सकती है, अपना स्वरूप और आकार दोनों क्या कर सकती है, बदला जा सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं जो भी बातें हमारे इमरजेंसी प्रोविजन में आपके कुछ जानकारी के लिए जरूरी था उसे मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम लोग अपने इमरजेंसी प्रोविजन पे आते हैं कि हमारे संविधान में कितने तरह के इमरजेंसी प्रोविजन का प्रावधान किया गया है, वो सारी बातें जानेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने सबसे पहले आपको क्या बताया कि ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में मदद करता है, सक्षम बनाता है या मदद करता है। संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का हमने उद्देश्य बताया, वो भी आपने देख लिया। फिर हमने कहा कि आपातकालीन स्थिति में क्या स्थिति बनती है हमारे देश में, वो भी हमने बताया कि जो मैम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो बहुत पावरफुल हो जाती है और जितनी भी हमारी राज्य सरकारें होती है यानी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाती है यानी अंतर्गत अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, फिर कुछ हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने संविधान सभा में कहा है, वो भी मैंने आपको बातें बता दी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे संविधान में कितने तरह के आपातकाल को निर्दिष्ट किया गया है, तो यहाँ पे लिखेगा। ठीक है, संविधान में 3 तरह के आपातकाल को निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है, अब कौन कौन से आपके 3 इमरजेंसी प्रोविजन है उसे थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आपका पहला क्या आ जाता है, नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल। नेशनल इमरजेंसी, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल यह किस आर्टिकल में है, तो आपके आर्टिकल हो जाएंगे 352 यानी 352। इसमें हमें क्या पढ़ना है, अपने नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ना है। जो हमारा सेकंड इमरजेंसी आ जाता है वह क्या आ जाता है, आपका स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी यानी इसे क्या बोलते हैं, राज्य आपातकाल तो नहीं बोलते, इसे राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। ठीक है, अब आपके स्टेट इमरजेंसी में क्या क्या होता है उसे पढ़ेंगे, तो इसे लिख देते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। ठीक है, किस आर्टिकल्स में इसे हमें पढ़ना है, तो इसे हमें पढ़ना है 356 में। ठीक है, फिर हमारा एक लास्ट जो कि हमारा इमरजेंसी प्रोविजन है वह क्या, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसे क्या बोलेंगे, तो आपका वित्तीय आपात बोलेंगे। ठीक है, जो कि हमारे देश में अभी तक कभी भी लागू नहीं हुआ है। ठीक है, वित्तीय वित्तीय आपात वित्तीय आपातकाल, इसे किस आर्टिकल्स में हमें पढ़ना है, तो आर्टिकल 360 यानी 360। ठीक है, हमने आपको बता दिया कौन कौन से आपके इमरजेंसी प्रोविजन है, 3 तरह के। एक तो आपका नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, घोषणा का आधार क्या होता है, कितना समय काल होता है, वो सारी बातें पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, स्टेट इमरजेंसी जिसे राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल 360 में पढ़ना है। तो जो हमारा पहला इमरजेंसी है जो कि क्या है, आपका नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल, इसे क्या करते हैं, आज कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है, फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल्स में पढ़ना है, तो मैम हमारा 352 आर्टिकल हो जाएगा, 352 यानी 352। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है इसके घोषणा का आधार क्या है, यानी किस आधार पर हमारे देश में क्या होती है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग दीजिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के आधार।
राष्ट्रीय आपातकाल के घोषणा का आधार, घोषणा का आधार, यानी किस आधार पर क्या होता है, हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी को लगाया जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, तो होता क्या है, जब हमारे देश में क्या होता है, युद्ध होता है या बाह्य आक्रमण होता है या क्या होता है, सशस्त्र विद्रोह होता है, तो इन तीन आधारों पर क्या किया जाता है, हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जाता है। अब सवाल आता है कि मैम इस नेशनल इमरजेंसी को लागू कौन करता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल को आपके राष्ट्रपति लागू करते हैं, वो भी किसके लिखित सिफारिश पर, तो मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर। ठीक है, वो सारी बातें जानेंगे, पहले मैं लिख देती हूँ कि जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है वह तीन आधार पर लगता है, एक तो हमारा युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, तीसरा सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, राष्ट्रीय आपातकाल तीन आधारों पर लगता है, आधारों पर लगता है। ठीक है, पहला आपका क्या हो जाता है, तो मैम हमारा पहला युद्ध हो जाता है। ठीक है, पहला युद्ध। दूसरा क्या हो जाता है, आपका बाह्य आक्रमण हो जाता है, बाह्य आक्रमण, जैसे 1962 में हुआ था। ठीक है, तीसरा क्या हो जाता है मैम, तीसरा हो जाता है सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो आपको आधार तो पता चल गया कि मैम किस आधार पे हमारा नेशनल इमरजेंसी लागू होता है हमारे देश में, तो तीन आधार है, पहला युद्ध हो जाए हमारा किसी देश के साथ, या दूसरा बाह्य आक्रमण, जैसे 1962 में चाइना ने हमारे भारत पर आक्रमण किया था और अक्साई चीन को क्या किया था, ऑक्युपाई कर लिया था। ठीक है, तीसरा क्या है, सशस्त्र विद्रोह, यानी जो हमारी देश की आर्म फोर्सेस है वही खुद विद्रोह कर देती है, उसे क्या बोलते हैं, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो हमने आधार तो जान लिया कि किस आधार पर लगता है, अब हमें किस बात को जानना है कि मैम इस नेशनल इमरजेंसी को लागू कौन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि मैम जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो ऐसे कोई मुंह से बोल देगा ना कि आप नेशनल इमरजेंसी लागू कर दीजिए, तो ऐसे नहीं होगा। जब तक क्या होता है कि हमारा जो मंत्रिमंडल है उसके जितने भी हमारे मंत्री हैं वह क्या करते हैं, आपका क्या करते हैं, लिखित सिफारिश नहीं करते हैं, तब तक क्या होगा, हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी नहीं लगेगा। और इसका मतलब एक और हो जाता है कि मैम हमने क्या पढ़ा कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल प्रधानमंत्री के कहने पर नहीं लगेगा। ठीक है, जो हमारा इंदिरा गांधी के समय पे नेशनल इमरजेंसी लगा था, तो उस समय पे केवल प्रधानमंत्री ने बोल दिया था और उन्हीं के कहने पर क्या हो गया था, लग गया था। लेकिन उसी समय से चेंज किया गया और बोला गया कि लिखित सिफारिश पर, किसके, तो मंत्रिमंडल के। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री, यानी जो हमारे पीएम होते, ठीक है, प्रधानमंत्री के सलाह पर नहीं होगा। ठीक है, ये सारी बातें हमने जान लिया। अब हम लोग जानते हैं, एक मिनट, अब हम लोग जानते हैं कि जो आपका कुछ थोड़ा सा इसके बारे में बात बताया गया है कि जो हमारा नेशनल इमरजेंसी है ना,
उसको क्या किया गया था 1975 में 38वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था, इस नेशनल इमरजेंसी को न्यायिक समीक्षा से बाहर रख दिया गया था। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो नेशनल इमरजेंसी है वो कैसे भी लगता है उसे न्यायालय द्वारा क्या किया जाएगा, छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया जाता है, इसे समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। इसे क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना है। चलो ये पेन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट बना के लिख लीजिएगा। मैम नोट में हमें क्या लिखना है, तो जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातें होता है हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, नोट बना के ही लिखा करते हैं, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए 1975 के 38वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था, तो मैम राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है उसे न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया था। यानी जो न्यायालय है उसका कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा 1975 के 38वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को क्या कर दिया गया था, तो मैम हमारे न्यायिक समीक्षा से बाहर रख दिया गया था, ठीक है। घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बाहर रख दिया गया, ठीक है, बाहर रख दिया गया। मैम यानी जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वह क्या कर सकती है, इस नेशनल इमरजेंसी के बारे में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती, तुम जो भी करो। लेकिन होता है क्या है, थोड़ा सा इंतजार करो, रुको जरा, आपने तो सुना ही होगा। लेकिन होता क्या है कि 1978 के 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया जाता है, इसे समाप्त कर दिया जाता है। यानी बोला जाता है कि नेशनल इमरजेंसी का भी क्या हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है, ठीक है। तो उसे हम लोग लिखते हैं। अब उसे लिखने की बारी आती है कि 1975 के 1975 के सॉरी 75 नहीं होगा, सॉरी 1978 के 44वें संविधान संशोधन के तहत इसे क्या कर दिया गया, तो मैम समाप्त कर दिया गया, ठीक है। संशोधन के तहत इसे समाप्त कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो भी बातें थी इंपॉर्टेंट बातें हमने उससे देख लिया कि मैम नेशनल इमरजेंसी के घोषणा के आधार क्या होते हैं। तो हमने 3 आधार आपको बताया। एक तो क्या बताया, एक हमने बताया युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, तीसरा सशस्त्र विद्रोह। फिर हमने बताया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं। तो हमने कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया मैम, इसका मतलब हो गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल प्रधानमंत्री के सलाह पर नहीं होगा, है ना। फिर हमने आगे पढ़ा, कुछ नोट में भी बातें जाना, क्या जाना कि मैम 1975 के 38वें संविधान संशोधन के तहत इस राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायिक समीक्षा से बाहर रख दिया गया था। यानी कुछ भी हो, नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में लगता है तो उसकी जो जुडिशियल रिव्यू है जो कि सुप्रीम कोर्ट करती है वो नहीं कर सकती, पहले बोला गया था। लेकिन क्या होता है, आपके 1978 के 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया जाता है, इसे समाप्त कर दिया जाता है ना। बात समझ में आ गया। अब हमने घोषणा का आधार देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, संसदीय अनुमोदन और समय अवधि को देखते हैं। यानी जब राष्ट्रपति घोषणा करते हैं तो इसमें हमने तो देखा कि जो संसद का रोल है वो हमने तो देखा ही नहीं, तो अब संसद का रोल आने वाला है, ठीक है। तो आगे लिखना है संसदीय अनुमोदन तथा समय अवधि, यानी इसका
हमने जाना कि नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रपति लागू तो कर दिए, लेकिन कितना दिन तक रहेगा वो बातें आपको जानना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखिए आप संसदीय अनुमोदन, अनुमोदन तथा समय, समय या अवधि, ठीक है। यानी जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगता है तो मैम हमेशा के लिए तो नहीं लग जाएगा ना, एक समय आएगा, कुछ निश्चित समय दिया होगा उसे समाप्त करने का, ठीक है। तो उसी के बारे में अब हमें जानना है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपके राष्ट्रपति क्या करते हैं, नेशनल इमरजेंसी को लागू करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे लोकसभा और राज्यसभा का तो कोई यहाँ पे रोल नहीं होता है, लेकिन होता क्या है कि आपके राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के मतलब जारी घोषणा के 1 माह के भीतर क्या होना चाहिए, तो संसद द्वारा अनुमोदित हो जाना चाहिए। जब संसद द्वारा उसे अनुमोदन मिल जाएगा तब वह क्या हो सकता है, आपका 6 माह तक लागू हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसे लिखिएगा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा, दोनों सदनों का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल घोषणा के जारी होने के, जारी होने के 1 माह के भीतर, जारी होने के 1 माह के भीतर, ये ध्यान देना है 1 मंथ, ठीक है, ओनली 1 मंथ, 1 माह के भीतर, 1 माह के भीतर, ठीक है। 1 माह के अंदर में क्या होना चाहिए, 1 माह के भीतर अनुमोदित आवश्यक है। अनुमोदित किसका, तो संसद का, ठीक है। अनुमोदित, अनुमोदित आवश्यक है, आवश्यक है। यानी जब हमारे देश के राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी को लागू करते हैं तो वह क्या होता है, आपका 30 दिन तक लागू रहता है। लेकिन करना क्या रहता है, हमें उसी 30 दिन के अंदर में ही क्या करना रहता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा क्या कर लिया जाता है, उसका अनुमोदन करवा लिया जाता है। जब संसद के दोनों सदन क्या करती है, इसका अनुमोदन कर देती है, तो वह कितने माह तक लागू होता है, तो मैम 6 मंथ तक, यानी 6 माह तक लागू होता है। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि 6 माह से भी आगे हम बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो संसद के 2/3 सदस्यों का जो बहुमत होता है उससे क्या किया जा सकता है, उससे आगे कर करके 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है, ऐसे अनंत समय तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए संसद सदस्यों का, संसद सदस्यों का, संसद सदस्यों का 2/3 बहुमत, या उसी को क्या बोलते हैं, विशेष बहुमत, ठीक है। संसद सदस्यों के विशेष बहुमत से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, संसद सदस्यों के विशेष बहुमत, बहुमत से बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, सकता है। ऐसे करके कैसे कितना बार तक बढ़ाया जा सकता है, तो मैम ऐसे करके हमारा अनंत समय तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, अनंत समय तक। बस मैं आपको शॉर्ट्स नोट्स बनवा रही हूँ, ठीक है, अनंत समय तक। ये आपको बात समझ में आ गया। हमने आपको बताया कि संसदीय अनुमोदन तथा समय अवधि को हमें देखना था। तो हमने कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है जारी होने के 1 माह के भीतर क्या करना है, तो संसद द्वारा उसका अनुमोदन आवश्यक है। फिर हमने क्या कहा कि जब संसद के दोनों सदन उसे क्या करती है, उसे जारी कर देती है, मतलब अनुमोदित कर देती है, तो वह 6 माह तक लागू रहता है। लेकिन हमने क्या कहा कि फिर इसे 6 माह से आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो संसद सदस्यों के विशेष बहुमत से क्या किया जा सकता है, उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है, तो अनंत समय तक करके ऐसे क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ये सारी बातें हमने जान लिया। अब हमें जानना है कि मैम ये नेशनल इमरजेंसी लग भी गया, अब लगा तो है, लेकिन अब इसे, इसकी जब समाप्ति की बात आती है, यानी इसे समाप्त करना होगा तो कौन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की
घोषणा की समाप्ति की बात आती है तो वह हमारे राष्ट्रपति ही करते हैं। फिर आपका सवाल आता है कि जब राष्ट्रपति करते हैं तो क्या इसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है? तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की समाप्ति राष्ट्रपति किसी भी समय किसी भी समय कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि मैम राष्ट्रपति किसी भी समय कर सकते हैं तो क्या इसके लिए उन्हें संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर आता है नहीं। तो यहाँ पे लिखिएगा इसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है। समझ में आ गया कि मैम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इसके जो समाप्ति करने का जो तरीका बनाया गया है वो बहुत आसान बनाया गया है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति क्या कर सके, जल्दी समाप्त कर सके। क्योंकि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगता है तो उस समय पे बहुत सारी हमारे देश में चेंजेस आ जाती है, तो सभी लोग चाहते हैं कि इस असामान्य स्थिति से हम लोग क्या हो जाए, पहले जैसे सामान्य परिस्थितियों में ढल जाए, ठीक है। तो इसलिए जो समाप्त करने का जो प्रोसीजर बनाया गया है वो ज्यादा टफ नहीं बनाया गया, ठीक है। तो इतना हमने जान लिया। अब हमारा टॉपिक क्या बनता है, सारी चीजें हमने पढ़ लिया कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कौन करता है, इसका समय काल कितना होता है। अब हमें देखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जब भी होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रभाव। थोड़ा सा हम लोग बस हेडिंग जानेंगे, फिर इससे अगले क्लास में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रभाव, यानी जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगता है तो उसका प्रभाव किन किन चीजों पर हमें देखने को मिलता है वो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो जो पहला प्रभाव हमें देखने को मिलता है वह क्या देखने को मिलता है, तो केंद्र एवं राज्यों के संबंधों पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहला प्रभाव क्या होता है, केंद्र एवं राज्य संबंधों पर, ठीक है। फिर हमारा सेकंड क्या आ जाता है, सेकंड आ जाता है आपके लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल पर। हम लोग देखते हैं कि जब भी हमारा नेशनल इमरजेंसी लगता है तो क्या हो सकता है, उस परिस्थिति में जो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ठीक है। तो लोकसभा या विधानसभा के कार्यकाल पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है, कार्यकाल पर, ठीक है। फिर तीसरा प्रभाव हमें किस चीज पर देखने को मिलता है, तो वो हमारा हो जाता है आपका मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, ठीक है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों पर, यानी जब भी हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगता है तो क्या होता है कि उस समय पे जो हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट होते हैं उसको निलंबित कर दिया जाता है, समाप्त नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये 3 ऐसे हमारे पॉइंट हो गए हैं जिन पर क्या होता है कि नेशनल इमरजेंसी का प्रभाव पड़ता है। पहला, केंद्र एवं राज्यों के संबंधों पर हम लोग देखेंगे किस तरह का प्रभाव पड़ता है। दूसरा देखेंगे लोकसभा या विधानसभा के कार्यकाल पर कैसा प्रभाव पड़ता है। मौलिक अधिकारों पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है, वो भी बातें जानेंगे, ठीक है। तो जो भी हमने आपको इमरजेंसी प्रोविजन में पढ़ाया वो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और जहां पर भी डाउट होगा आप अगले दिन क्या कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। और जो भी आपके 2 और इमरजेंसी प्रोविजन बच गए हैं, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसे क्या करेंगे अगले क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।